हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही थी। इसी सीरीज़ में आज मैं आपका 2023 का जो एसएसटी का क्वेश्चन पेपर है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। तो आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सभी लोग जुड़ जाइएगा। साथ साथ क्लास होने के बाद एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी को क्लास कैसी लगी, और लाइक भी कर दिया करो। इतनी मेहनत करते कम से कम इतना तो डिज़र्व करते ही हैं कि एक लाइक और एक कमेंट आपका मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? फटाफट से आंसर कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। जो बाबर था ये लगभग 4 साल तक इसने शासन किया था और चारों साल ये युद्ध करता रहा। 1526 ईस्वी में किया पानीपत का युद्ध। 1527 ईस्वी में इसका हुआ था राणा सांगा के साथ में खानवा का युद्ध, यह भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 1528 ईस्वी में इसने किया था चंदेरी का युद्ध, जो हुआ था मेदिनी राय के साथ में। और नेक्स्ट इसने किया था 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध, जो हुआ था अफ़गानों के साथ में। हालांकि इन चारों युद्धों में जो बाबर था वो विजयी रहा था और बाबर ने कहीं ना कहीं मुग़ल साम्राज्य की जो नींव है वो रखी थी। इसके बाद आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। अकबर के दरबार के संगीतकार थे अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल या तानसेन? तो अकबर के दरबार के जो संगीतकार थे वो थे तानसेन। नवरत्न का आपने नाम सुना होगा, ये किसके दरबार से जुड़े हुए हैं? तो ये नवरत्न थे अकबर के दरबार में। यहाँ पर जो 4 नाम आपको दिख रहे हैं ये नवरत्न में ही सभी शामिल थे। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल और टोडरमल, ये सब नवरत्नों में ही आते थे। ऐसे ही शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान हुआ करते थे। 8 लोगों का समूह था ये उनके मंत्रिमंडल का, जिसको अष्टप्रधान कहते थे। थर्ड क्वेश्चन पर आइएगा। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, फिरोज, खुर्रम या शहरयार? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर औरंगज़ेब? फटाफट से बताओ। जो बुलंद दरवाज़ा है वो किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पुरंदर, रायगढ़, सिंहगढ़ या फिर पुणे? तो शिवाजी की राजधानी है वो थी रायगढ़ में, और रायगढ़ के किले में ही इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वास्को डी गामा का भारत कब आया था? ये सारे ऑप्शन ही आपके गलत हैं। सही उत्तर फटाफट से दो कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। और कहाँ पर पहुंचा था? तो कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1769 ईस्वी में, 1762 ईस्वी, 1763, 1765? इलाहाबाद की जो संधि है बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। बक्सर का जो युद्ध है वो हुआ था 1764 ईस्वी में। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई होगी? ये हुई होगी 1765 ईस्वी में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में भी मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेज़ली, टीपू सुल्तान या हैदर अली? तो सहायक संधि प्रणाली जो है वो लॉर्ड वेलेज़ली ने उपयोग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेयरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में या न्यूजीलैंड में? तो प्रेयरी जो घास के मैदान है ये पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। फटाफट से बताइए, पंपास और वेल्ड जो घास के मैदान है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा? तो कंगारू जो हैं वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, रानीगंज कोयला खान स्थित है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा? तो रानीगंज जो कोयला खान है वो है आपकी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? फटाफट से बताओ, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल? तो नरौरा है आपका उत्तर प्रदेश में, अपने ही राज्य में है। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1773, 1784, 1783 या 1813?
तो पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था 1784 ईस्वी में पारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1766 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1869 ईस्वी या 1957 ईस्वी। भारत में जो डाक प्रणाली है ये शुरू हुई थी 1766 ईस्वी में, ठीक है। क्लाइव थे, लॉर्ड क्लाइव थे उस टाइम पर। इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो इबादत खाना है वो बनवाया था अकबर ने। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपके सही रहे होंगे, 15 में से 15 सही रहे होंगे। और आपको यही प्रयास करना है कि आपका चाहे कितने भी मार्क्स का पेपर है, 50 का है या फिर 25 का है, आपके सारे MCQs क्वेश्चन सही रहें, क्योंकि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन में जो थ्योरी वाले होते हैं वहाँ पर मार्क्स इन्हीं की वजह से मिलते हैं। इसीलिए बिना काटा पीटी के इन क्वेश्चन को करिएगा। एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, बाद में लिखिए, काटा पीटी मत करना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? तो बताओ अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? अकबर ने की थी दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिए। तो स्थायी बंदोबस्त जब आया था तो इसमें सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था कंपनी को। कंपनी ने क्या किया था, जो पहले खुद कर वसूलती थी अब उसने जमींदारों को ये उत्तरदायित्व दे दिया था। तो पहला लाभ तो कंपनी को यही हुआ कि कंपनी को किसानों से कर वसूलने से छुट्टी मिल गई थी, यानी कि उनका उत्तरदायित्व खत्म हो गया। अब जमींदारों से वो कर वसूलते थे और उन्होंने जमींदारों को ये बोला था कि उनको एक निश्चित टाइम पर एक निश्चित राशि चाहिए, चाहे पैदावार हो या फिर ना हो। तो कंपनी को दूसरा लाभ यही हुआ था कि कंपनी को जो उनका कर है, जो आय है, वो एक निश्चित समय पर मिल जाया करती थी, चाहे पैदावार हो या फिर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं शंकुधारी वन। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल है वो स्थित है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। 16 क्वेश्चन का आंसर देखिए, अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। 17 क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त के लाभ। मैंने यहाँ 3-4 पॉइंट इसलिए लिखे हैं कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप वहाँ पर पॉइंट लिख सको। पहला पॉइंट है कि स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को यह लाभ हुआ कि कंपनी की आय एक निश्चित हो गई थी, उसे एक निश्चित तिथि पर निश्चित राशि कर के रूप में मिल जाया करती थी, चाहे पैदावार हो या फिर ना हो, चाहे फसल हो या ना हो, उनको कर चाहिए ही होता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इससे कंपनी को प्रत्येक किसान से भूमि राजस्व वसूल करने से मुक्ति मिल गई थी। कंपनी अब वसूली नहीं करती थी, कौन वसूली करता था? जमींदार, और जमींदार कर को वसूल करके कंपनी तक पहुंचाते थे। थर्ड पॉइंट है कि स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के लिए भी एक वरदान सिद्ध हुई, क्योंकि कंपनी ने जो भूमि का स्वामी है वो जमींदारों को ही मान लिया था। और जो जमींदारी प्रथा, जमींदारी जो थी वो उत्तरदायित्व मतलब उत्तराधिकारियों को पहुंच जाया करती थी। जमींदार है कोई, उसके पुत्र को ही अगला जमींदार बना देते थे, इस प्रकार से ही चलती थी। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त से यह भी लाभ हुआ कि कृषि में उत्पादन जो है वो अधिक बढ़ गया था। तो इन पॉइंट्स को आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। आगे आते हैं, टैगा प्रदेश में कैसे वन पाए जाते हैं? तो टैगा प्रदेश में शंकुधारी या फिर कोटधारी वन पाए जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर पाइन, स्प्रूस और लार्च के जो वृक्ष हैं वो शामिल हैं। 19 क्वेश्चन था कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, वन संरक्षण क्या होता है? तो वन संरक्षण में क्या आ जाएगा? वन संरक्षण का मतलब है कि वनों को संरक्षित करना, यानी कि उनकी सुरक्षा करना। तो उनकी जो कटाई हो रही है उन पर रोक लगाना, ठीक है, जितना हो सके अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, जिससे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको लाभ मिलता रहे। वन से होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ, तो पहला हो जाएगा कि मृदा अपरदन को रोकता है, और दूसरा आप लिख सकते हैं कि बाढ़ को रोकने में सहायक है, क्योंकि वन क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो जल का वेग कम कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं मृदा अपरदन जो है वो कम होता है यहाँ से। संसद के 3 अंग कौन से हैं? तो संसद के 3 अंग में आपके आ जाएंगे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो सीधी सी बात है, सभी जानते हैं, भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनके प्रधान है राष्ट्रपति। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री पद पर होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा।
20 क्वेश्चन देखो, वन संरक्षण था आपका। तो वन संरक्षण से तात्पर्य है वनों का संरक्षण अर्थात उनका सुधार और उनकी सुरक्षा। वन संरक्षण के लिए सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। साथ साथ वन संरक्षण के लिए हमें पेड़ों के काटने पर रोक लगानी चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है। 21 क्वेश्चन आपका था कि वनों से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ क्या हैं। तो पहला लाभ है कि वन जो है वो बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायक हैं, क्योंकि ये जल के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। जल का जो प्रवाह है, जल का जो वेग है, उसको कम करेंगे। दूसरा है कि वन मृदा अपरदन को कम करते हैं, क्योंकि वनों के कारण जो है मिट्टी की जो ऊपरी सतह है बाढ़ आने पर वो नहीं बह पाती है। तो कहीं ना कहीं मृदा अपरदन भी इससे कम होता है। इसके बाद था संसद के 3 अंग लिखने थे। संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों अंग हैं संसद के। भारत की तीनों सेनाओं का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है और नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक अदालत किसे कहते हैं और इसके बाद जनहित याचिका क्या होती है। तो लोक अदालत का मतलब होता है एक ऐसी अदालत जहां पर लोग आपस में ही समझौता करके सुलह कर लेते हैं। ठीक है। मतलब मुकदमा होने से पहले की अदालत है जिसमें दोनों पक्ष आपस में बैठेंगे और समझौते से ही उनकी जो बात है वो बन जाएगी, बातचीत करेंगे और समझौता हो जाएगा। ठीक है। लोक अदालत आपसी सुलह या बातचीत की एक प्रणाली है। लोक अदालत एक ऐसा मंच होता है जहां अदालत में लंबित मामलों या जो मुकदमेबाजी के पहले के चरण में है, जिनका मतलब पहला ही चरण है, उनमें क्या करते हैं, उन दोनों पक्षों में समझौता कराया जाता है कि बातचीत से ही जो भी विवाद हो रहा है इनमें वो सुलझ जाए। तो ये होती है लोक अदालत। जनहित याचिका क्या होती है? तो जनहित याचिका से तात्पर्य सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए मुकदमा करना है। जनहित याचिका लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है, यानी कि एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो भी हित हैं उनकी रक्षा हो, तो उनके लिए अगर हो तो हम जो है न्यायालय में इसको दायर कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आएगा जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका से तात्पर्य सार्वजनिक यानी कि सभी के हितों की रक्षा करने के लिए मुकदमा करना है। अगला प्रश्न है आपका, कर की 2 विशेषताएं लिखिएगा। तो कर की 2 विशेषताओं में आप लिख सकते हैं कि कर क्या है? एक निश्चित राशि है जिसको एक समय पर आकर के जिसका भुगतान करना ही पड़ता है। कर की विशेषता ये भी है कि सरकार के द्वारा जो भी वहाँ पर नियम होंगे उनके द्वारा निर्धारित किया गया है और नहीं देंगे तो दंड दिया जाएगा। तो ये सब इसकी विशेषताओं में आप लिख सकते हो। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1951 ईस्वी में। ई बैंकिंग क्या होती है? तो ई बैंकिंग को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, यानी कि ये डिजिटल तरीके से जो वित्तीय लेन देन होता है आपका इंटरनेट के ज़रिए, उसको ये प्रोवाइड कराती है। भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो जो सबसे पहला भूमि विकास बैंक है उसकी शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में और स्थापना हुई थी जाकर के 1957 ईस्वी में। कर की विशेषताएं देखिएगा। कर की विशेषताएं क्या है कि कर किसी विशेष सेवा के लिए दिया जाने वाला एक अनिवार्य शुल्क है जिसको देना ही पड़ता है। कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को उसकी बनाए गए कानूनों के अनुसार, बनाए गए नियमों के अनुसार देना पड़ेगा और कर अगर आप नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं दंड भी प्राप्त करेंगे। इसके बाद आपका था नेक्स्ट क्वेश्चन की पंचवर्षीय योजनाएं कब शुरू हुई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में लागू हुई थी और 1951 से 1956 तक इसका जो वर्ष था ना वो था 5 साल की होती थी। तो 51 में 5 जोड़ दो, 56 पर आप पहुंच जाओगे। ठीक है। इसके बाद है ई बैंकिंग क्या होता है? तो ई बैंकिंग को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के रूप में भी हम जानते हैं और इसमें जो भी यूज़र होता है, जो उपयोगकर्ता होता है, उसको इंटरनेट के ज़रिए वित्तीय लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन करने की सुविधा प्रदान होती है। घर बैठे ही, अब तो कितनी सुविधा हो गई है, आप घर बैठे ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। पहले बैंकों में जाकर के लाइन में लगना पड़ता था, अब बहुत आसान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जो पहला भूमि विकास बैंक है वो पंजाब में 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और राज्य स्तर पर राज्य भूमि विकास बैंक है ये, इसकी स्थापना 26 मार्च 1957 में हुई थी। हर जगह आपको अलग अलग उत्तर मिलेगा इसका, क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिनका कंफर्म क्लियर आंसर कुछ नहीं मिलता है। तो ये विकिपीडिया पे दिया था, वही मैंने इंक्लूड किया यहाँ पर। यहाँ पर आपके सभी जो 30 तक क्वेश्चन मैंने करा दिए, जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए हैं। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है आपका, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में बताइए और दोनों को उदाहरण सहित समझाइए।
परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत वह ऊर्जा आ जाएगी जो हमें बहुत पहले से प्राप्त हो रही है, यानी कि ऐसी ऊर्जा जिसको हम वर्षों से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर ऊर्जा के वे स्रोत आ जाएंगे जिनका हम बहुत पुराने टाइम से यूज़ कर रहे हैं। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे हैं जिनका उपयोग हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, पन बिजली, लकड़ी, उपले, पवन ऊर्जा, ये सभी। पवन ऊर्जा याद रखना परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आती, बहुत पहले टाइम से ये यूज़ हो रही है, ठीक है। तो परंपरागत ऊर्जा आपसे पूछा गया था, तो आप यहाँ पर लिख सकते थे कि परंपरागत ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसका उपयोग हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा वह हो जाएगी जिनका उपयोग अभी हम कुछ ही समय से करें, यानी कि अभी हाल फिलहाल से यूज़ हो रहा है, जैसे कि आपकी सौर ऊर्जा। अब तो आपने देखा होगा घरों पे भी सोलर जो पैनल हैं वो लग जाते हैं, तो घरों में भी सौर ऊर्जा का यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ऐसे ही भूतापीय ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, परमाणु ऊर्जा हो गई, इन सभी का यूज़ हम क्या कर रहे हैं, कुछ ही समय से कर रहे हैं। तो ये आ जाएगी गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत, और ये सभी क्या रहेंगे, उसके साधन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों का वर्णन कीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य जो हैं वो निम्नलिखित हैं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन के कामकाज का संचालन जो है वो करता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। आपको पता है कि धन विधेयक जो है सबसे पहले किस में आता है, लोकसभा में आता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही निर्धारित करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा नहीं है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह सदन का अनुशासन मर्यादा को बनाए रखता है और साथ साथ इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को समय आने पर दंडित भी कर सकता है। तो ये सारे रहेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य। अगला प्रश्न है, वन कितने प्रकार के होते हैं? वन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, देख सकते हो यहाँ पर। पहला है आपका भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र वन, जिनको सदाबहार वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, जिनको पतझड़ वन कहा जाता है। फिर है आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन। इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले शुष्क सदापर्णी वन। और लास्ट है आपके शीत कटिबंधीय शंकुल सदापर्णी वन, ठीक है। शीत कटिबंधीय यानी कि ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाएंगे। ये दोनों शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं और ये आपका आता है उष्ण कटिबंध में। और ये भूमध्य रेखा वाला जो एरिया है ना, वहाँ पर जो स्थित होते हैं। और आपको पता है भूमध्य रेखा के आसपास, यानी कि भूमध्य रेखा से आपको पता है सूर्य की किरणें वहाँ लंबवत पड़ती हैं, साथ साथ वहाँ बारिश भी बहुत होती है, इसीलिए सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये वन हमेशा कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। इनकी पत्तियाँ जो हैं वो कभी झड़ती नहीं हैं, गिरती नहीं हैं, ठीक है, हरे भरे नहीं हैं। पतझड़ वाले वन क्या होते हैं, वो एक समय आने पर अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए। यानी कि इसमें आपको वहाँ पर जो खनिज संसाधन हो गए, वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो रही हैं उनको बताना है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है वो उपजाऊ भूमि, घास के मैदान, जल व वन संपदा जैसे प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। इसके अलावा इस महाद्वीप में महत्वपूर्ण खनिज भी जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। एंडीज पर्वत के पास में ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो दुर्लभ हैं, जिनका मिलना बहुत ही मुश्किल है, वो खनिज यहाँ पर मिलते हैं। गेहूँ और मक्का जो है वो दक्षिण अमेरिका का प्रमुख खाद्यान्न है। मक्के के उत्पादन में संसार में ब्राज़ील का तीसरा स्थान है और अर्जेंटीना का चौथा स्थान है, ध्यान रखना इसको। इसके अलावा जो आपकी कॉफ़ी हो गई, गन्ना, कोको, कपास, तम्बाकू, इन सब का भी यहाँ पर उत्पादन होता है। कहवा के क्षेत्र में जो आपका ब्राज़ील है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कहवा के उत्पादन में संसार में जो ब्राज़ील है वो नंबर 1 पर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं खनिज संसाधन में। तो दक्षिण अमेरिका में सोना, चांदी, तांबा, लौह अयस्क, टिन, पेट्रोलियम, ये सारे जो हैं खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। साथ साथ एंडीज जो पर्वतमाला है वहाँ पर 2 दुर्बल खनिज जो हैं वो प्राप्त होते हैं, प्लेटिनम और वेनेडियम के भंडार वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो ये इसका रहेंगे प्राकृतिक संसाधन। आपको पता है अमेज़न नदी जो है वो यहाँ पर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीप किसे कहते हैं? तो महाद्वीप क्या हैं, आपके बड़े भूभाग हैं जो कहाँ है, समुद्र से थोड़ा सा उठे हुए होते हैं। जैसे द्वीप होता है, द्वीप आपका एक छोटा भाग है जो चारों तरफ से जल से घिरा है, महाद्वीप उसका बड़ा भाग है। और विश्व में 7 महाद्वीप उपस्थित हैं।
समुद्र तल से ऊपर उठे हुए भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप महाद्वीप के जो अधिकांश भाग आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इस प्रकार से आपकी पृथ्वी है, 20 से आप डिवाइड करोगे तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में आपको ज़्यादातर महासागर देखने को मिलते हैं, पानी ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और जो महाद्वीप हैं वो ज़्यादातर आपके कहाँ है, उनका ज़्यादा जो क्षेत्र है वो है उत्तरी गोलार्ध में। विश्व में 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, आकार के अनुसार ही मैंने लिखे हुए हैं, आकार के अनुसार घटते क्रम में। सबसे बड़ा जो है वो आपका एशिया महाद्वीप है, इसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको द्वीपों का द्वीप भी बोला जाता है। ठीक है, और कहाँ गया यूरोप, कहाँ गया, यूरोप को हम बोलते हैं प्रायद्वीपों का महाद्वीप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रायद्वीप हैं, कई सारे छोटे छोटे प्रायद्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के शासन प्रबंध पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। शिवाजी के शासन प्रबंध का जो है वो निम्नलिखित प्रकार से था। इसमें आपको प्रांतीय शासन, उनके जो शासन व्यवस्था है, राज्य की शासन व्यवस्था हो गई, और सैन्य शासन व्यवस्था, इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा लिख सकते हो। तो शिवाजी के राज्य में जो राजा हुआ करता था, राजा के हाथ में ही राज्य की सभी शक्तियाँ होती थी। ठीक है, राजा के आदेश का जो पालन है वो वहाँ के सभी लोगों को करना पड़ता था। और राजा जो है वो सलाह लेने के लिए उसके पास एक मंत्रिमंडल हुआ करता था, उस मंत्रिमंडल में 8 मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, तो शासन के कार्य में राजा को सहायता देने के लिए 8 मंत्रियों का एक मंडल था, और इसी को बोलते थे अष्टप्रधान। क्लियर है। इसके बाद उनके साम्राज्य की बात करते हैं तो उनका जो विशाल साम्राज्य था वो 4 भागों में बांटा गया था, केंद्रीय प्रांत, उत्तरीय प्रांत, दक्षिणी प्रांत और दक्षिण पूर्वी प्रांत, इस प्रकार से बटा हुआ था। और इस प्रकार से जो उनका शासन है वो चलता था। बात करते हैं उनकी सैन्य व्यवस्था की, तो शिवाजी ने एक दुर्जेय सेना का निर्माण किया था, जिसे मराठा नौसेना और पैदल सेना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने अनुशासित प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण हथियार और रणनीतिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया था, जिससे क्या हुआ कि उनकी जो ये सेना थी, दुर्जेय सेना, वो दुर्जेय विरोधियों पर काबू पाने में सफल हुई। ठीक है, जो भी विरोधी थे उनके मराठों के, उन पर कहीं ना कहीं वो इसी सैन्य शक्ति से, आपको पता है कोई भी राजा महाराजा हो, उसका जो शासन है उसकी जैसे नहीं, उसकी हुकूमत जो चलती है वो किस वजह से, सैन्य शक्ति अगर उसकी अच्छी है तो। ठीक है, तो यही इनकी व्यवस्था रहेंगी, सैन्य व्यवस्था। और ये ज़रूर याद रखिएगा, अष्टप्रधान। नेक्स्ट पेपर में आपका पूछा गया था अष्टप्रधान के बारे में, तो वहाँ पर मैं ये जो 8 लोग हैं इनके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए थे। पहला क्या था, आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देने के लिए उसके राज्य में हिंदू मुस्लिम संबंधों को काफ़ी हद तक बेहतर बनाया गया। ठीक है, उसने राजपूत राजाओं से वैवाहिक व व्यक्तिगत संबंध बनाए। उनकी एक रानी भी थी, जो वो हिंदू रानी थी, जिनका नाम जोधा था, आपने शायद सुना भी हो। और इन्होंने क्या किया था, जो अकबर थे वो सभी धर्मों को की जो थी वो अच्छी बातें सुनते थे और उन पर चर्चा किया करते थे। इन्होंने एक धर्म की भी स्थापना की थी, वो कौन सा था, दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना भी की थी। सभी धर्मों से क्या है, जानकारी इकट्ठा करके और एक नया धर्म बना दिया। ठीक, उसने सभी धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था, और उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर और यात्रा कर जो उस टाइम पर लगा करता था वो हटा दिया था। ठीक है, जजिया कर किसने हटाया था, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है आपका, तो अकबर ने हटाया था। और गैर मुस्लिम लोग, यानी कि जो हिंदू हुआ करते थे या और किसी धर्म के होते थे, तो उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, उनको मुस्लिम बनाया जाता था। लेकिन अकबर ने क्या किया, ये जो वहाँ पर नियम चल रहे थे कि उनको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के उसको बंद करवा दिया। ठीक है, और उसके राज्य में बिना भेदभाव के नागरिकों को समान व्यवहार जो है वो दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो अकबर था उसने धार्मिक जो नीतियां हैं वो अपनाई थी, और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो एक महान सम्राट जो है वो बन पाया था, और उसका जो साम्राज्य था वो विस्तृत हो पाया था। अगला प्रश्न है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण निम्नलिखित हैं। जितना ही आपका जो अकबर थे वो धर्म के प्रति लोगों, जितने भी अलग अलग धर्म के लोग थे उनके साथ समान व्यवहार किया करते थे, औरंगजेब उसका बिल्कुल अपोजिट था।
ठीक है, आपने शायद गुरु गोविंद सिंह की कहानी सुनी भी होगी, औरंगजेब से रिलेटेड। ये क्या करता था, इसकी जो धार्मिक नीतियाँ उस वक्त आई थी, उससे मराठा लोग, राजपूत लोग काफ़ी जो है वो इसके खिलाफ हो गए थे, और कहीं ना कहीं यहीं से क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगलों के पतन हेतु काफ़ी हद तक उत्तरदायी है, जिसके कारण राजपूत, सिख, जाटों, मराठाओं ने क्या किया, इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया था। ठीक है, मतलब हिंदू मंदिरों का भी काफ़ी इसने तोड़फोड़ करवाई है। तो इस प्रकार का ये था। ठीक है, बहुत ही क्रूर शासक आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारियों का होना, ये भी क्या है, एक साम्राज्य के पतन का कारण है। साथ साथ यहाँ पर क्या था, मुगल में उत्तराधिकार के कोई नियम नहीं थे। ठीक है ना, आपस में लड़ाई वगैरह होती रहती थी, षड्यंत्र चलते रहते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी रही हैं। इसके बाद उस टाइम पर जो अमीर लोग हुआ करते थे, जो रईस थे, उसमें ही आपस में बीच बीच में उनमें झगड़े होने लगे थे। कुछ ऐसी शक्तियाँ जो हैं पनपने लगी थी, जो आसपास के क्षेत्र थे छोटे छोटे, वहाँ के जो राजा वगैरह हुआ करते थे, वो भी क्या है, उनका उदय हो गया, उन्होंने भी लड़ाई या विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से भी क्या है, मुगल साम्राज्य जो है उसका पतन होने लगा। उसी टाइम पर क्या है, अंग्रेज भी आ गए थे, तो अंग्रेज़ों का उत्कर्ष हो गया, मराठाओं का भी उत्थान शुरू हो गया था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के लिए एक निगेटिव उसमें रही हैं, तो वहीं से उनका पतन शुरू हो गया। ठीक है, साथ साथ जो सेना थी इनकी, सैनिकों का पतन भी जो था वो साम्राज्य के लिए एक विनाशकारी सिद्ध हुआ। और अकबर ने जो किया था, अकबर ने साम्राज्य बहुत विशाल तक, लगभग पूरे भारत में ही फैल गया था। तो ऐसा कोई उत्तराधिकारी आगे कोई इतना सशक्त हुआ नहीं जो देख रेख कर पाए, तो सीधी सी बात है, धीरे धीरे क्या होगा, पतन होगा। ऐसे अगर आपको याद हो तो मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक के बाद कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था, क्योंकि उसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला। अगला प्रश्न है आपका, जल संसाधन से आप क्या समझते हो। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो भी आसपास, मतलब पृथ्वी पर ऐसा जल जो मनुष्य या अन्य जीव जंतु के उपयोग के लिए, वो सारे संसाधन जो है वो जल संसाधन कहे जाते हैं। इसमें आपकी नदियाँ, झीलें, झरना, तालाब, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद है, जनपद स्तर पर कौन कौन से न्यायालय होते। तो जनपद स्तर पर 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं, फौजदारी, दीवानी और आपका भू राजस्व। जल संसाधन से तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित जल के स्रोतों से है, जिससे मनुष्य अपनी जलीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसमें नदियाँ, झीलें, जलाशय, तालाब, ये सारी जो है वो शामिल हैं। जल संसाधन पानी के वह स्रोत हैं जो मानव के लिए उपयोगी या फिर अन्य जीव जंतुओं के लिए भी उपयोगी है। जल का उपयोग मानव कृषि, औद्योगिक, घरेलू, दैनिक क्रियाकलाप, इन सभी में करता है, और अन्य जीव जंतु भी करते हैं। पीने के लिए पानी चाहिए, जल ही जीवन है, जल नहीं होगा तो आपको पता है कितनी दयनीय स्थिति हो जाएगी। इसलिए जितना हो सके जल का सदुपयोग करें और दुरुपयोग ना करें, क्योंकि एक ऐसी स्थिति भविष्य में आ जाएगी जब जल की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा जल जो हम उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है, वैसे तो समुद्र आपको पता है कितना पानी है, 71% लगभग जल है, लेकिन वो क्या काम का है, नहीं है ना, खारा पानी है, उसका हम प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका था, जनपद स्तर पर कितने न्यायालय हैं। तो जनपद स्तर पर आपके 3 प्रकार के न्यायालय हैं, जो जिला न्यायालय के ही अधीन आते हैं। कौन कौन से, तो फौजदारी, दीवानी और राजस्व। फौजदारी न्यायालय में क्या होता है कि फौजदारी जो है, जिसमें दंड यानी अपराध के मामलों की सुनवाई होती है। यहाँ पर चोरी, डकैती, मारपीट, इन सभी के मुकदमे चलाए जाते हैं। दीवानी न्यायालय में क्या होता है कि दीवानी, जिसमें चल अचल संपत्ति और धन से संबंधित जो मामलों की सुनवाई होती है। ठीक है, दीवानी न्यायालय में। और राजस्व न्यायालय क्या होता है, राजस्व परिषद के अंतर्गत आपका ये आएगा। और इसमें क्या है, भारत में भूमि और कर से संबंधित जो मामले होते हैं उनको निपटाने वाली एक ही विशेष अदालत है। ठीक है, जो भी आपके वो रहेंगे, करों की वसूली करना, ठीक है, इन सभी से जुड़े हुए, भूमि में जो आपका अवैध जो कब्जा कर लेते हैं, ऐसे मामले, ऐसे जो विवाद रहते हैं, इन सभी का निपटारा करने के लिए आपका ये जो न्यायालय है, राजस्व न्यायालय, ये बना हुआ है। यहीं पर आपका 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है। तो इतना ही रखती हूँ। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।